नगर से बड़ी खबर आ रही है। यहां जिस पंडित जी वैष्णो ढाबा के मामले में बवाल मचा था, उसे अब बंद कर दिया गया है और दावा किया गया है कि 28 जून को हुई घटना के बाद वहां लोगों ने आना ही बंद कर दिया। आरोप लगा था कि 28 जून को पंडित जी वैष्णो ढाबा पर काम करने वाले एक कर्मचारी की पैंट उतरवाकर उसका धर्म पता करने की कोशिश की गई। आरोप लगाया गया कि जब उस कर्मचारी से नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम गोपाल बताया, लेकिन बाद में पता चला कि असली नाम तजम्मुल है। ये बात खुद कबूल की और मामला गर्मा गया। अब उस ढाबे को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो ढाबा है, जो ढाबे के कर्मचारी हैं और ढाबे के मालिक हैं, उन्होंने ये ढाबा कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए बंद कर दिया है, स्वेच्छा से ही बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इनका कहना यह है कि लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ था, अन्य लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे थे। और ग्राहक ना आने की वजह से जो इनके कर्मचारी है, जो स्टाफ है, उनकी प्रतिदिन के जो पैसे हैं वो इनके ऊपर चढ़ रहे थे। तो इस वजह से तंग आकर के इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये कब खोलेंगे वो तो इन्हीं के ऊपर निर्भर है, लेकिन फिलहाल परेशान होकर इन्होंने बंद कर दिया है और स्वतः ही बंद किया है। हमारे 5 लोगों का स्टाफ है, 1000-1500 रुपये का राशन हम खा लेते हैं। हमारी कोई दुकानदारी नहीं हो पाएगी, लेबर हमारी खर्चा नहीं निकल पाएगा। कहाँ से तो हम रेंट दे देंगे, कहाँ से हम अपनी दिहाड़ी दे देंगे। 4-4 दिन की इनकी दिहाड़ी हो गई है, बताइए। सुबह से बैठे एक कप चाय तक नहीं बेची है, हम लोगों ने खुद चाय नहीं की है। मीडिया वजह की है यहाँ पे। अब आप एक बात रहिए, जो इनकी दिहाड़ी है, बच्चे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी दिहाड़ी तस्वीर महाराज दे देंगे। कांवड़ रूट पर पहचान अभियान को लेकर बीजेपी सांसद भोला सिंह ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के रोजे रखने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, तो कांवड़ पर पहचान को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? कांवड़ियों को अधिकार है कि वो पवित्र और शुद्ध जगहों से खाना खाएं। पता होना चाहिए हम किस व्यक्ति के यहाँ पे बैठे हैं, किस व्यक्ति के यहाँ पे खाना खाना है, उनका मन है खाएंगे कि नहीं खाएंगे। अगर उनको भरोसा होगा कि यहाँ पे हमको शुद्ध मिलेगा, शाकाहारी भोजन मिलेगा, तो वहां पे रुक के जरूर खाएंगे। लेकिन अगर ऐसा उसमें अपना प्लेट लगाना है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई जब मुस्लिमों के रोजे होते हैं तो उसमें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है कि उनके रोजे टूटे, कोई व्यवधान उसमें नहीं होता। जब आस्था है, हिंदू धर्म की आस्था है, कावड़ियों की आस्था है, तो उसमें शुद्ध भोजन उनको मिले, इतनी सी सरकार की और संगठनों की चिंता है। अगर वो बता देंगे उसमें तो कोई आपत्ति तो उनको नहीं होनी चाहिए। इस तरह की राजनीति करके एक धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक लोग भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपनी उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं। बलिया में सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने कांवड़ पर पहचान अभियान को लेकर कहा कि सिर्फ एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। इस सरकार से मुसलमान भयभीत है। प्रदेश का मुसलमान 2027 का इंतजार कर रहा है कि जितना उत्पीड़न करना हो कर लें। मुसलमान तो भयभीत है इस सरकार से, और वो मन बना चुका है कि इस सरकार में हमको न्याय नहीं मिलने वाला। जितना उत्पीड़न करना चाहें जोगी जी कर लें। वो इंतजार कर रहा है 2027 को अखिलेश जी का, उसके बाद हम जो करना वो करेंगे, उनको न्याय मिलेगा। क्यों एक ही बिरादरी के, एक ही समुदाय को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या अवैध मदरसे ही खाली हैं और कुछ अवैध नहीं इनको दिखाई दे रहा है? केवल माइनॉरिटी के ही एमएलए इनको अपराधी दिखाई देते हैं। इनकी 1000 की लिस्ट है, जोगी जी के बिरादरी के लोग क्यों नहीं आज तक करवाई? कांवड़ रूट पर पहचान को लेकर मौलाना इसहाक गोरा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहचान चेक करने की कोई जरूरत नहीं, आगे भी त्योहारों में ऐसा किया जाएगा क्या? हर त्योहार पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है तो उसके जो रास्तों पर जितने भी ढाबे, रेस्टोरेंट या रेडी वाले खड़े हों, तो उसके लिए जो आदेश की बात आ रही है कि उनको अपना नाम उजागर करना होगा, यानी नेम प्लेट लगानी होगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को उसको लेकर टीस हो रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसमें नाम को उजागर करने की क्या आवश्यकता है? क्या ये नाम का जो रिवाज जो चला है कांवड़ यात्रा में और त्योहारों में भी किया जाएगा, जो ओल्ड कम्युनिटी के लोगों के लिए है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछना चाहते हैं और दिलों के में उनके एक टीस है। तो मैं समझता हूं कि इस पे बहुत सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। बहरहाल अगर ये चीज जरूरी है तो जरूरी है, तो क्यों जरूरी है इसका भी जवाब देना जरूरी है। और मैं समझता हूं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।
कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ मार्ग के होटल्स पर नाम लिखने और नॉनवेज ना बेचने के फैसले का मुस्लिम समाज के लोगों ने स्वागत किया। संभल के मुस्लिम समाज के मुस्लिम होटल मालिकों ने 1 महीने उसे बंद रखने का फैसला किया। साथ ही 1 महीने मीट न मिलने की बात कहते हुए शाही पनीर, दाल, सब्जी बेचने की बात कही। नाम, हाँ बिल्कुल बढ़िया फैसला है, नाम लिखाया ना, बढ़िया फैसला, एकदम बढ़िया। अच्छा, क्या लगता है इससे क्या नफा नुकसान होने वाला है? हाँ, आपको आदमी को मालूम पड़ जाएगा क्या नाम लिखा हुआ है, उस हिसाब से आदमी रुकेगा। अच्छा, अपना क्या नाम है आपकी फर्म का? मेरे जय बोले बाबा ढाबा। जी सर, इसमें छोले पनीर बनाए जाते हैं, मटर पनीर, दाल मखनी, ये सब शाकाहारी सब्जी बनती है और रोटी बनती है। ऊपर से ही हमें कुछ मांस नहीं मिलता है, होटल वो मांस बंद रहता है बिल्कुल। इसमें तैयारी क्या है, सरकार के साथ हैं हम, जो ऊपर से आदेश होते हैं 1 महीने के लिए होटल बंद कर दिया जाता है। घर में बैठे खाते हैं? हम भी घर में बैठे खाते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, थोड़ा सा बहाने, और क्या है। हाँ, आमदनी बंद हो जाती है, बिल्कुल आमदनी बंद हो जाती है। ये सही फैसला है, होना चाहिए नाम। यहाँ से कांवड़ यात्री निकलते हैं? हाँ, कांवड़ यात्री निकलते हैं रोड से, यहाँ पास में मंदिर है धीमर वाली, वहाँ जाती है। कासगंज में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटा है। डीएम और एसपी भी लगातार कांवड़ यात्रा रूट और गंगा घाट पर चल रही व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और सभी विभागों के अधिकारियों को जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। कांवड़ यात्रा रूट पर मुख्य जगहों पर सीसीटीवी लगाए गए और रास्ते में पड़ने वाले सभी विद्युत पोल को प्लास्टिक से कवर कराया जा रहा है। मार्ग पर पानी, बिजली, यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। तो जहाँ पे तैयारियों को जायजा लेने के लिए पहुंची हैं, किस तरह की तैयारी की गई है, सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? यहाँ घाट पे काफी भारी तादाद में आते हैं सारे श्रद्धालु, तो यहाँ पे हम लोग घाट पे सुनिश्चित करेंगे कि शौचालय पर्याप्त हो, चेंजिंग रूम पर्याप्त हो, जो रास्ता है वो ठीक हो और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। हाइडल की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था ठीक रहे, बीच बीच में कावड़ियों के बैठने की व्यवस्था रहे, पेयजल की व्यवस्था रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज समीक्षा करी गई है और प्रयास है यही रहेगा कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए। यूपी कैबिनेट ने कल अपने अहम फैसले में जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करते हुए उसको एलडीए को सौंप दिया। अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उससे लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि एलडीए इसे अगर बेचेगा तो समाजवादी इसे खरीद लेंगे। एलडीए अगर बेचना चाहे तो समाजवादी पार्टी जेपीएनआईसी को लेना चाहेगी। जेपीएनआईसी से पॉलिटिकल इमोशनल रिलेशन समाजवादी पार्टी का है, अटैचमेंट है, क्योंकि नेताजी ने शुरू किया था। उस समय तमाम समाजवादी नेता, मोहन सिंह जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, ब्रजभूषण तिवारी जी, रामचंद्र दास जी, ये तमाम नेता उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसलिए ये समाजवादियों की देन है लखनऊ के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का आंदोलन का नारा दिया, जिन्होंने इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी को जिताने का काम किया, उनको याद करने के लिए ये है। उधर बीजेपी ने जेपीएनआईसी को अखिलेश यादव का भ्रष्टाचार करार दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि 12 सालों में जेपीएनआईसी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था और उसके नाम पर भ्रष्टाचार कर जनता का पैसा लूटा गया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जिस ढंग से जेपीएनआईसी पर हायतोबा कर रहे हैं, 12 से 17 तक उनकी सरकार का जो कार्यकाल है वो कामों के नहीं, कारनामों के लिए जाना जाता रहा है। भ्रष्टाचार के ढेर सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। जेपीएनआईसी के मामले में तो उन्होंने हद कर दी। जो प्रोजेक्ट मात्र 265 करोड़ का था उसको एक्सीड करते करते आप 864 करोड़ तक ले गए और 821 करोड़ खर्च करने के बाद भी कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं तो धन्यवाद अदा करना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और पूरी कैबिनेट का, जिन्होंने इतने बड़े जनता की धनराशि को सेव करते हुए दोबारा उसे एलडीए में समाहित करके जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग करके समाप्त करके एलडीए को देकर इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं लगेगा। हम तीसरी पार्टी को निविदा के माध्यम से देंगे और बगैर किसी सरकारी धन के उपयोग के इसको व्यवस्थित ढंग से संचालित करेंगे, मेंटेन करेंगे, जीर्णोद्धार करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस ढंग से भ्रष्टाचार की सारी हदें समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में की हैं, उसका इन्हें जवाब देना चाहिए।
निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने बीजेपी से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मछुआरों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इससे निषाद समाज से वो नाराज हैं। उन्होंने बीजेपी से मछुआरों को आरक्षण देने की मांग की जो बात आती है, कभी कभी आप अपने समाज के हक की आवाज़ उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव आने के बाद आपको लग रहा है कि संजय निषाद और संजय निषाद की पार्टी को मजबूत दावेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्म बालसका निषाद राज का वंशज और मर्यादित हूँ मैं, कभी तो नाराज है, लेकिन समाज मेरा जो है जो सदियों से अंग्रेजों मुगलों से लड़ा हो, उजड़ा हो, कानून से उजाड़ा गया हो, भूमिहीन हो, आज इसका हिस्सा हाथी वाले खा रहे हों, साइकिल वाले खा रहे हों, तो भाजपा अभिभावक है तो हिस्सा इनका देना। वादा किया था आरक्षण का, तब समाज नाराज होगा तो उसकी बात तो बतानी पड़ेगी ना। अभी आपने हालिया जो चुनाव हुआ और उसका आपने अभी समीक्षा की 2024 के चुनाव की, आपको क्या लगता है क्या कारण थे? आप कह रहे थे कि कुछ फॉरवर्ड क्लास का वोट न... देखो, तो मेरा समाज तो निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, टोपी झंडा लगा, लेकिन जो भी इसके साथ अन्याय करता है, कांग्रेस ने धोखा दिया, बटन छूना बंद कर दिया। जब निषाद बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस देखो डूब गई। हाथी छूना बंद कर दिया, हाथ की गिर गई, खत्म। साइकिल छूना बंद कर दिया, हाफ हो गई। भाजपा का बटन छूना दिया, 7 हो गए। तो ये निषाद 18% बहुत होते हैं। आज के दिन में छोटी छोटी गलती बहुत नुकसान पहुंचा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव का आगाज किया। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर आम के कंटेनर को दुबई और लंदन के लिए रवाना किया। इस दौरान करीब 800 किस्मों के आम की प्रदर्शनी का सीएम ने जायजा लिया। आम महोत्सव से यूपी के आम को ग्लोबल पहचान मिलेगी। मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में किसानों को हर सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। और केवल आम के उत्पादन, उसके लिए बाजार की व्यवस्था, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि अन्नदाता किसान के मन में खेती के बारे में, औद्यानिक फसलों के बारे में, तकनीक के बारे में एक विश्वास पैदा करने का भी ये आम महोत्सव एक माध्यम बनने जा रहा है। वहीं आम महोत्सव के दौरान सीएम योगी ने उद्यान मंत्री दिनेश सिंह की चुटकी ली और उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने सबसे पहले रायबरेली के बागवान को सम्मानित कराया। पता नहीं कि रायबरेली में बागवानी भी हो रही है कि नहीं। मुझे 2.5-3 किलो के आम देखकर आश्चर्य हो रहा था। यहाँ जो उसका स्वाद लेगा उसे ही पता चलेगा सचमुच आम फलों का राजा है। और मैं देख के भौचक था कि सबसे पहले उन्होंने रायबरेली के बागवान को सम्मानित करवाया। पता नहीं रायबरेली में बाग हैं कि नहीं है, लेकिन यहां पे लखनऊ के साथ साथ जो अनेक वैरायटी उत्तर प्रदेश में हो रही है, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गौरजीत, बस्ती का अम्रपाली, लखनऊ की दशहरी, आपका मेरठ और बागपत का रटोल, अमरोहा, सहारनपुर में पैदा होने वाली जो तमाम प्रकार की नई वैरायटी है। और मुझे देख के आश्चर्य कर रहा था, 2.5 किलो के, 3-3 किलो के आम देख के आश्चर्य हो रहा था। आम सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यहां प्रदर्शनी में आके देखेगा, उसके स्वाद को चखेगा, तो सचमुच आम फलों का राजा है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने नोएडा अथॉरिटी में समीक्षा बैठक की। इसमें नोएडा अथॉरिटी के सीईओ, एसीईओ समेत विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। इस दौरान सीईओ नोएडा अथॉरिटी ने आंकड़े पेश किए। इसमें विकास कार्यों के साथ प्लॉट आवंटन, इंडस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल समेत अन्य विभागों की रिपोर्ट पेश की गई।
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तीसरे संस्करण की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा। इस मेगा इवेंट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में रोड शो का आयोजन हुआ। इसमें एमएसएमई मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। इस दौरान ट्रेड को लेकर यूपी सरकार के अफसर उद्यमियों के साथ मंथन भी हुआ। ट्रेड शो के जरिए यूपी के उत्पादों की दुनिया भर में पहुंच बढ़ेगी और यूपी की ग्लोबल पहचान बढ़ेगी। कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर रोजगार की संभावनाएं हैं तो सबसे ज्यादा कृषि में रोजगार मिलता है, या उसके बाद अगर कहीं रोजगार की संभावनाएं हैं तो वो एमएसएमई सेक्टर में मिलता है। और एमएसएमई 2017 के पहले की स्थिति, पहले का उत्तर प्रदेश अगर आप देखें, और 2017 के बाद जो 8 सालों में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, आप चारों तरफ चले जाएं, जिस तरह से सड़कों का नेटवर्क बना है, कहीं भी आप चले जाएं, हाईवे आपको कहीं पर 70-80 की स्पीड से कम नहीं हो सकते। आप हर जगह के हाईवे, जिले टू जिले, चाहे बनारस हो चाहे आसपास, एक्सप्रेसवे भी आप देख लीजिए। हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक कुमार जी। सर, इंटरनेशनल ट्रेड शो का फिर से आयोजन होने जा रहा है, तीसरा एडिशन है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसके संबंध में हम लोगों ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उद्योगों से जो हमारे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो पार्टिसिपेट करें। अब तो काफ़ी सेट रूटीन हो गया है और उसके अलावा हम पार्टनर कंट्रीज से बात कर रहे हैं, जो पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज हैं हमारी। उसके अलावा हम बायर्स के मोबिलाइजेशन के ऊपर काम चालू कर चुके हैं हम लोग, फॉरेन बायर्स जो हमारे पास आएंगे। और ये 6 रोड शो में से पहला रोड शो जो हम लोग यहाँ पे आज आयोजित कर रहे हैं पहला। सर, इस बार कौन सा कंट्री अपना पार्टनरशिप में होगा? हम लोगों ने 2 कंट्री से बात किया है, रशिया से और कतर से। अब इनमें से कौन होगा फाइनल, ये अभी तय नहीं। कितने स्टॉल सर इस बार इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगेंगे? करीब 2500 के आसपास। फुटफॉल कितनी उम्मीद है होने की इस बार? अब इस बार हम लोग 6 लाख के आसपास उम्मीद कर रहे हैं। कारोबार की क्या उम्मीद है, कितना कारोबार होने का इस बार अनुमान लगाया गया है? अब ये तो कहना मुश्किल है, कारोबार कैसे हो तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछले बार से बेहतर होगा। पिछली बार 10,000 करोड़ रुपए के करीब कारोबार हुआ। 10,000 करोड़ के लीड्स आए थे, 2200 करोड़ का एक्चुअल एक्सपोर्ट्स हुआ था, तो उससे ज्यादा होना चाहिए। कितने जो है अपने नेशनल के स्टॉल्स होंगे, कितने इंटरनेशनल स्टॉल होंगे? नहीं, जो हम प्रोडक्ट्स तो सारे हमारे ही होंगे। इंटरनेशनली तो कोई मतलब जो पार्टनर कंट्री को छोड़ के और कोई स्टॉल्स नहीं होंगे। इंटरनेशनल तो बायर्स आएंगे जो कि हमारे माल को खरीद के लेके जाएंगे। लखनऊ के ऐतिहासिक छोटे इमामबाड़े में हर साल मुहर्रम के पहले 9 दिनों तक सजने वाला शाही किचन एक बार फिर सुर्खियों में है। करीब 200 साल से चली आ रही ये परंपरा न केवल नवाबी विरासत की मिसाल है, बल्कि इंसानियत की सेवा और गंगा जमुनी तहजीब की एक अनोखी झलक भी पेश करती है। इस किचन में हर दिन हजारों जरूरतमंदों और भूखे लोगों के लिए खाना पकाया और बांटा जाता है। हुसैनाबाद ट्रस्ट की निगरानी में चल रहे इस किचन का ठेका इस बार 65 लाख रुपए में दिया गया है। किचन के प्रभारी मुर्तजा के मुताबिक ये परंपरा अवध के तीसरे नवाब मोहम्मद अली शाह के समय से चली आ रही है। जब 1832 में छोटा इमामबाड़ा बनवाया गया था, तब से मुहर्रम के जुलूसों के साथ पहली बार इस शाही किचन की शुरुआत की गई थी। ये शाही किचन जब से इमामबाड़ा बना है, इस इमामबाड़े को बनवाया था अवध के 8वें नवाब जो थे मोहम्मद अली शाह, उन्हीं ने इसको बनवाया था इमामबाड़े को। और उसके बाद ही से यहाँ पर मजलिसों का सिलसिला जो है वो, जो भी इमाम बाड़े होते हैं उसमें इमाम हुसैन सलाम की मजलिसें होती हैं, तो मजलिस का सिलसिला जब से शुरू हुआ यहाँ पर, और तब से ही यहाँ पर ये किचन की भी शुरुआत हुई है और ये जो यहाँ पर तबर्रुक बढ़ता है तब से इसकी भी शुरुआत हुई यहाँ पर। आगरा की एक दरगाह ऐसी है जहां बीमार कबूतरों का इलाज किया जाता है। कहा जाता है कि यहां पर सजदा करते ही बीमार कबूतरों में नई जान आ जाती है। लोग यहां इबादत करने आने से पहले पंछियों के लिए दाना लाना नहीं भूलते। बीमार पक्षी ठीक होने के बाद खुद अपने पुराने घर चले जाते हैं। लोगों ने दरगाह को कबूतरों का अस्पताल कहना शुरू कर दिया है।
लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक मजदूर परिवार को इनकम टैक्स विभाग से 9 करोड़ का नोटिस मिला और नोटिस मिलने के बाद अब परिवार परेशान है और लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सईद को आयकर विभाग के नोटिस में कंपनी का मालिक बताया गया, लेकिन हकीकत ये है कि सईद झोपड़ी में रहता है और मजदूरी करता है। फिर 9 करोड़ की नोटिस आई है हमारे पास। तो ज्यादा ही। तो कैसे आपको पता लगा? कैसे नोटिस हमारे घर पर हमने पैन कार्ड बनवाया था, वहाँ से केवाईसी के लिए मांगा गया, तो उसने हमने पैन कार्ड बनवाया, पैन कार्ड आया, उसके बाद में जो है हमारे पास ये नोटिस आई। तो नोटिस देख के चौंक गए होंगे आप? और हमारा नंबर भी लगा है इसमें, आधार भी लगा है, पहचान पत्र भी लगा है, मोबाइल नंबर भी लगा है।